हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो देखेंगे कि कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को मैन्युअली भी क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं, और साथ में ऑटोमेटिक CLI के मदद से कैसे कर सकते हैं, और पूरा कंपोनेंट के बारे में ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। अगर देखें तो हम एक लाइन में पहले समझाने का आपको कोशिश करते हैं कि कंपोनेंट के बारे में। तो कुछ नहीं, हम अपना ही वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है अपना। अब देखिए कि हम लोग कंपोनेंट कैसे समझते हैं एंगुलर में। जैसे कि ये हेडर है तो हेडर एक अलग कंपोनेंट, ठीक है, और ये स्लाइडर एक अलग कंपोनेंट, ये एरिया एक अलग कंपोनेंट, ठीक है। तो और ये एक अलग कंपोनेंट है। मतलब कि एक तरह से अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो कहा क्या जाता है कि कंपोनेंट जो है ना एंगुलर के अंदर में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, ब्लॉक्स क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वो जो ब्लॉक्स है उसके वजह से बिल्ड होगा, एप्लीकेशन बनेगा, तो इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है कंपोनेंट को। अब कंपोनेंट जो है बेसिकली सिंपल अगर समझ लो तो कि एक कोड ऑफ पीसी है, ठीक है ना, जिसके मदद से हम एप्लीकेशन को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई एक लेआउट देखे, अगर कोई डैशबोर्ड अगर देखते हैं तो कैसे होगा, BOARD, कोई डैशबोर्ड देखते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं आपको कि क्या होगा। एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड उठा लेते, इसी को उठा लीजिए। अब देखिए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा। एगो ये साइड बार अलग कंपोनेंट हो जाएगा, ये इधर एरिया अलग रखेंगे हम लोग, इसको कंपोनेंट मान लेंगे, तो दो अलग अलग कंपोनेंट बना के काम करेंगे, कुछ भी कर लेंगे जैसे आपको दिल करे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट एक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है एंगुलर के अंदर में, ठीक है। जैसे कि हम लोग हेडर के लिए अलग कंपोनेंट बना लेंगे, फुटर के लिए अलग बना लेंगे, मेन्यू के लिए अलग बना लेंगे, स्लाइडर के लिए अलग बना लेंगे, कंटेंट के लिए अलग बना लेंगे। अगर हमको साइड बार रखना है तो साइड बार के लिए अलग कंटेंट मतलब कि कंपोनेंट बना लेंगे। यानी कि छोटा छोटा जो होगा उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमको पूरा पेज बदलना न पड़े, ठीक है, हमको पूरा पेज बदलना न पड़े। जब हम मेनू में कुछ ऐड करना चाहे तो हमको उसी में हो जाए। कंटेंट में डेटा अपडेट करना चाहे तो सिर्फ कंटेंट पार्ट ही अपडेट हो, ठीक है। स्लाइडर अगर अपडेट होना हो तो सिर्फ स्लाइडर ही अपडेट हो, तो पूरा का पूरा पेज चेंज ना हो। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसीलिए उस तरह से कंपोनेंट में बना दे। जिस एरिया को, अब जैसे कि हम कोई व्यू पोर्ट बनाए, अब व्यू पोर्ट का एक अलग कंपोनेंट रखेंगे, एक ही में व्यू पोर्ट, मेनू, साइड फुटर सब रख देंगे तो दिक्कत होगा, पूरा पेज बदलना होगा, है ना। तो इसीलिए कंपोनेंट बना दिया गया। और जैसे कि कोई एप्लीकेशन अपना लाइव है, अच्छा अपना वेबसाइट अभी क्या है ना, नया वाला कर रहा है ना लाइव, ग्रीन सॉफ्ट। अब इसमें देखिए, उसमें जितना चीज आपको दिख रहा है एक एक चीज सब अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है ना, सब ये सब अलग अलग कंपोनेंट है। अभी कोई खैर कोई और दिखा दे। अब इसी को देख लीजिए, ठीक है। हम लोग का ई लर्निंग भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, उसमें सारा कुछ रहेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये जो एरिया है एक क्या बना है, कंपोनेंट बना है, ठीक है। अब इस एरिया में हम लोग जितना कोर्स ऐड करते जाएंगे इसी में अपडेट होते जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये ट्यूटोरियल से कोई एक नॉर्मल हम लोग खोल लेते हैं, कुछ भी ये है। अब देखिए कि इसमें हम लोग बात करेंगे, मान के चलिए कि ये है, ये 4 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये कुछ भी हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, नीचे कंटेंट भी दिख रहा होगा इसमें अगर बात करें हम तो। अब देखिए ये एरिया है ना। अब मान लीजिए कि नॉर्मल हम समझाना चाह रहे हैं कि ये व्यू पोर्ट है, ठीक है, ये व्यू पोर्ट है। अब ये व्यू पोर्ट अगर है तो अब हम इसको फैक्ट अबाउट सी करेंगे तो क्या करेगा, इसी में चेंजिंग हो रहा है, दिख रहा है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। गौर से देखिएगा, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये व्यू पोर्ट है, हम इसी पार्ट को बार बार हम अपडेट कर रहे हैं इसके क्लिक पर, दिख रहा है। अब इसको भी देखिए, ये देखिए यही एरिया सिर्फ अपडेट हो रहा है। थोड़ा फुल स्क्रीन करते ताकि कुछ कंटेंट भी आपको दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए ये फुल एरिया, ये यहां पर देखिएगा चेंज होगा, इंग्लिश में है तो देखिए हिंदी है, ठीक है, उर्दू है और इंग्लिश है, चारों ही लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं कि यही एरिया अपडेट हो रहा है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली व्यू पोर्ट है। तो कंपोनेंट का कमाल है ये,
हम एक ये कंपोनेंट बना लिया और बार बार उसके कंटेंट को हम उसी कंपोनेंट में, यानी कि ये पूरा एरिया ये चेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, ये एरिया, और इन चीजों को हम लोग कंपोनेंट से हैंडल करेंगे। तो कंपोनेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है, यानी कि पूरा आपका एप्लीकेशन किस पर डिपेंड करेगा, कंपोनेंट पर ही डिपेंड करेगा। तो कंपोनेंट को ढंग से बनाना आना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए। कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करना है, कंपोनेंट को चलाने के लिए क्या करना है नहीं करना है, उसको अभी अब समझेंगे। अब इसको फिलहाल हम क्लोज कर लेते हैं, मेरा ख्याल है आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये एप्लीकेशन अभी बन ही रहा है, तो इसका URL वगैरह आएगा GSC लर्निंग वाला। अब यहां पर आ जाइए, ध्यान से अगर देखिएगा कि कैसे कंपोनेंट है। तो एक बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, अगर ध्यान दीजिए यहां पर, तो बाय डिफॉल्ट पहले से एक कंपोनेंट, ठीक है ना, पहले से बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बना हुआ है। यहां पर देखिए, एक कंपोनेंट में बेसिकली क्या रहेगा, HTML का फाइल रहेगा, CSS का फाइल रहेगा और TS का फाइल रहेगा, ठीक है, एक कंपोनेंट में। तो HTML का फाइल कौन होगा, जो हमारा वेब पेज पर रेंडर करता है, जो आता है। अब इसको हम रन कर लेते हैं फिलहाल, तो सर्व करेंगे इसको टर्मिनल में आकर के, NGS मतलब सर्व, O मतलब ओपन, ठीक है, पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, सर्व पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ओपन पूरा का पूरा लिख सकते हैं, बट हम शॉर्ट में ही लिख दिए हैं, ठीक है ना। दिखाते हैं, अगर यहां पर बात करें TS फाइल की, तो TS फाइल क्या है, देखिएगा TS फाइल क्या है। TS फाइल जो है बेसिकली आपका एक्चुअली लॉजिक का फाइल है, ये एक क्लास बना हुआ है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इसको इसलिए किया जाता है कि इसको कहीं पर फिर हम इंपोर्ट कर सके, ठीक है ना, उसके लिए। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे भी कि कैसे कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो यहां पर इस कंपोनेंट को थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि ये इंपोर्ट लगाया गया है, इस लाइन को, ऊपर वाले लाइन को सबसे पहले समझते हैं। TS फाइल को पहले हम लोग समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है, इसको समझिए। तो इंपोर्ट किया गया है कंपोनेंट को, किसको, कंपोनेंट को, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कि एलाइज इंटरफेस कंपोनेंट है ना, तो यहां पर लिखा गया है कि क्या है, इंटरफेस कंपोनेंट, ये दिख रहा है। ये कंपोनेंट हम लोग लाए कहां से है, एंगुलर के कोर मॉड्यूल से, ठीक है, ताकि ये जो क्लास बन रहा है एज अ कंपोनेंट क्या हो, काम करे, ठीक है। अगर इस लाइन को हटा देंगे तो ये जो टाइपस्क्रिप्ट का क्लास है, ये जो टाइपस्क्रिप्ट का क्लास है, ध्यान रखिएगा, ये क्लास है टाइपस्क्रिप्ट का। टाइपस्क्रिप्ट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट का जो ये क्लास है एज अ कंपोनेंट कंसीडर हो, उसके लिए ये हम यहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोला जाता है डेकोरेटर, ठीक है ना, ये जो है डेकोरेटर कहा जाता है। तो डेकोरेटर के बारे में बता रहा है, डेकोरेटर दैट marks a class as an angular component and provide configuration metadata that determines how the component should be proceed, instantiated and used at runtime। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ये अपना लिखा है, समझिएगा और भी आप लोग। तो ये जो कंपोनेंट जो हम यहाँ पर इंपोर्ट किए एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से, तो कहां से ये आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ के कोर लाइब्रेरी में होगा, एंगुलर का कोर यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम लोग वहां इंपोर्ट कर लिए है उसको, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लिए, अब यहां पर तो क्या हो गया, इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा क्लास फाइल जो है, ये क्लास जो है एज अ कंपोनेंट काम करने के लिए तैयार हो गया। अब ये डेकोरेशन क्या है, ये डेकोरेशन क्या है, ये है एक्चुअली मेटा डेटा। अब मेटा डेटा किसके लिए है, अब देखिए, एक कंपोनेंट में आप अभी क्या देखे कि उसमें HTML का भी था सीन और CSS का भी था, और क्लिक वगैरह करने पर भी काम कर रहा है। तो HTML जो हम देखते हैं वो होता है, और CSS स्टाइलिंग करने के लिए होता है, और जो फंक्शनैलिटी हो रहा था, डेटा वगैरह चेंज वगैरह हो रहा था, या कुछ भी जो हो रहा था, वो हमारा किससे होगा, टाइपस्क्रिप्ट से होगा, दैट इज JS से होगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट से रिलेटेड कितना चीज होगा, 3 चीज होगा, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट का फाइल होगा, CSS का फाइल होगा और HTML का होगा। अब
ऐसा यहां पर है कि यहां पर इसके बारे में समझिए अब कि कंपोनेंट से रिलेटेड तीन बात है, या तो आप टाइपस्क्रिप्ट में तीनों चीज कर दीजिए या फिर अलग अलग फाइल बना लीजिए, ठीक है, अलग अलग फाइल बना लीजिए या तीनों को एक साथ कर दीजिए। अभी कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। एक कंपोनेंट हम बनाएंगे और कंपोनेंट मैनुअली भी बना सकते हैं और कंपोनेंट को ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, यानी कि CLI की मदद से भी बना सकते हैं और कैसे मैनुअली भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये डेकोरेशन है, यानी कि मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा, यानी कि कंपोनेंट से रिलेटेड डेटा है। ये क्यों डेटा है समझिएगा। अभी हमने कहा कि तीन चीज जरूरी है, तो टाइपस्क्रिप्ट का फाइल तो खुद हो गया एक, ठीक है। उसके बाद ये टाइपस्क्रिप्ट कौन सा HTML को लोड करेगा यहां दिया हुआ है, और ये टाइपस्क्रिप्ट कौन सा CSS को लोड करेगा यहां दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमको क्लियर हुआ कि एक कंपोनेंट से रिलेटेड कितना चीज होगा, टाइपस्क्रिप्ट का एक फाइल होगा जो कि खुद ही रहेगा जिसमें लॉजिक वगैरह लिखेंगे, दूसरा HTML का फाइल होगा जिसमें हम लोग अपना HTML लिखेंगे रेंडर करने के लिए पेज पर, और तीसरा CSS लिखेंगे स्टाइलिंग करने के लिए। तो यहां पर देखिए टेम्पलेट ही अपना क्या है HTML का फाइल रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो टेम्पलेट URL दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम URL लिखेंगे, ठीक है। अभी और इसके बारे में देखेंगे। यहां पर देखिए ये वाला जो HTML का पेज है वो लिंक हो गया है किससे, ये इससे, क्यों, क्योंकि इसका सोर्स यहां पर दिया हुआ है। अगर इसका हटा देंगे सोर्स तो ये वाला HTML जो है लोड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये CSS वाला लोड कहां हुआ है, यहां हुआ है। अगर इसको हटा देंगे तो ये CSS वाला लोड नहीं होगा, जो इसमें लिख देंगे वो लोड हो जाएगा, जिसका पाथ दे देंगे, जिसका URL दे देंगे, ठीक है। ये है सेलेक्टर। ये सेलेक्टर क्या है, ये सेलेक्टर एक टैग बना दिया है। इसी जो सेलेक्टर के मदद से इस कंपोनेंट को हम कहीं भी यूज कर सकेंगे। जैसे कि देखो ऐप रूट को यहां पर देखना इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स चल रहा है तो यही फाइल चल रहा है ना। तो यहां पर देखिए कि टैग बनाकर के यूज किया गया है ऐप रूट के माध्यम से, ओपन और क्लोज। तो ये जैसे ही यहां पर लिख दिए तो वो कंपोनेंट क्या हो गया, लोड हो गया। अगर इसको हम निकाल देंगे तो आप देखिए सारा कहानी खत्म कर देगा, दिख पा रहा है, ठीक है। यानी कि ये कंपोनेंट लोड ही नहीं हुआ इंडेक्स में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे एंगुलर का ऐप चलता है तो सबसे पहले कौन लोड होता है, इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स में आप जिस कंपोनेंट को दिए हुए रहेंगे वो कंपोनेंट चल जाएगा। तो उसको देने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या करना होगा, उसके TS में जाएंगे और देखेंगे कि उसका सिलेक्टर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस सिलेक्टर को एज अ टैग हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना, तो वो यूज हो जाएगा। चलिए, मेरा ख्याल है कि इतना तो समझ चुके हैं कि ये मेटा डेटा है और ये ऐप कंपोनेंट क्लास का नाम है और ये क्लास का कीवर्ड है। इसको एक्सपोर्ट क्यों किया गया है, क्योंकि इसको इंपोर्ट किया गया होगा। कहां इंपोर्ट किया जाता है, मॉड्यूल में इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या है, तो ये एप्लीकेशन मॉड्यूल ही है, बात करेंगे इसके ऊपर में। अब देखिए यहां पर उसको इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, यहां पर देखिए इंपोर्ट किया हुआ है। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंपोर्ट भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऐप कंपोनेंट यहां पर है ना, ऐप कंपोनेंट ये पूरा का पूरा लोड हो गया है। आइए ऐप कंपोनेंट वहां से बनकर के आ गया है जो क्लास था, यानी कि क्लास को इंपोर्ट किए। TS फाइल में देखें कि यही क्लास है, ठीक है, यहां पर देखें ये यही है। तो ठीक है, तो मॉड्यूल में हमको बताना पड़ता है। तो मॉड्यूल क्या है, पूरा मॉड्यूल में सब कुछ रहता है। तो ये मॉड्यूल को बताना हमको पड़ता है कि कौन सा क्लास को चलाना है और नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो ये TS फाइल को हमको बताना पड़ता है। तो हम इसको बताए हैं कि ये आप क्या करिए, ऐप कंपोनेंट मॉड्यूल को चला दीजिए, ठीक है। तो अगर हम एक नया अपना बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, पहले हम मैनुअली पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक नया फोल्डर बनाते हैं, हम बना लेते हैं डेमो नाम से। क्या बना लेते हैं, डेमो नाम से। क्या करते हैं, डेमो नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है। अब डेमो के अंदर आएंगे, क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। देखो मैनुअली चल रहा है, अभी हम एक फाइल बनाएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, demo.component.ts। सबसे पहला फाइल कौन होगा, कंपोनेंट का TS फाइल होगा, और TS ही डिसाइड करेगा कि HTML कौन सा होगा और CSS कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पर डिसाइड किए। ऐसा नेमिंग कन्वेंशन है कि आप पहला फोल्डर का नाम लिख दीजिए, उसके बाद उस कंपोनेंट लिखिए, बाद में TS का एक्सटेंशन लगा दीजिए। बट आप अगर कंपोनेंट नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, मगर हम कहेंगे कि उसी को लिखिए, ठीक है ना, इंटर मार दीजिए। अब देखिए ये TS फाइल बन गया। अब इसमें कुछ नहीं है, नहीं ना है। तो अब हमको क्या करना होगा, एक क्लास बनाते, देखिए एक नॉर्मल TS का क्लास बनाते, लिखते हैं यहां पर क्लास।
तो कैसा लिखेंगे, क्लास का नाम कैसा बना लेते हैं, डेमो कंपोनेंट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है ना। डेमो कंटेंट कंपोनेंट बनाया, अब इसको यहां पर कर दिया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट बने, इसके लिए हमको क्या करना होगा, कोर लाइब्रेरी, जो एंगुलर का कोर लाइब्रेरी है उसको हमको यहां पर इंपोर्ट करना होगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे यहां पर इंपोर्ट और कुछ भी, यहां पर फ्रॉम, कहां से @एंगुलर कोर, यहां पर देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमको कौन चाहिए, कोर, इंटर मार दिया। अब देखिए यहां पर हो गया, और यहां पर जैसे लिखेंगे, अब क्या लिखना है, कंपोनेंट, ये देखो। तो अब इस क्लास को हम क्या बनाने का कोशिश किए, कंपोनेंट, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल क्लास नहीं रह गया, क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। अब देखिए, अब एक कंपोनेंट से रिलेटेड कितना बात रहता है, 3 बात। तो कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा HTML चलाना है, कौन सा CSS चलाना है, कहां से लिंक करेंगे, इसीलिए डेकोरेशन दिया गया, मेटा डेटा, यानी कि डेटा अबाउट डेटा, यानी इस कंपोनेंट से रिलेटेड डेटा कौन कौन सा है, तो उसके लिए यहां पर डेकोरेशन बना दिया गया है। और डेकोरेशन को ही क्या बोला जाता है, मेटा डेटा। अब आइए डेकोरेटर, ठीक है, डेकोरेटर पूरा नाम है, ठीक है, बना दिया गया। तो यहां पर अब डेकोरेटर जो है, यानी कि मेटा डेटा जो है, वो डिफाइन करेंगे किसके लिए, इस कंपोनेंट के लिए। अभी देखिए ना, हम इसका HTML फाइल बनाए हैं ना, CSS बनाए, सिर्फ क्या बनाए हैं हम, TSI, ये कंपोनेंट बन गया है, ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा गौर से। @कंपोनेंट ऑटोमेटिक आ गया, और यहां पर क्या करेंगे, ये लगाएंगे और फिर ये लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, डेकोरेटर दैट मार्क्स अ क्लास एज एन एंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। इंटर क्या, इंटर ऐसे ही हो गया, इसको लगाएंगे ना। अब यहां पर देखिए, अब सबसे पहले क्या, इसको सेलेक्टर देंगे। क्यों सेलेक्टर देंगे, ये जो कंपोनेंट बना रहे हैं उसको यूज कैसे करना है, सेलेक्टर के मदद से। सेलेक्टर नहीं रहेगा तो इस कंपोनेंट का यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इसका, वो कौन सा है, सेलेक्टर, ठीक है। तो कहीं नहीं पूरा अच्छे से लिया, सेलेक्टर, ठीक है ना। अब सेलेक्टर का हम देंगे क्या, नाम, क्या देंगे, नाम। क्यों नाम देंगे, क्योंकि इसी का करना है हमको यूज। तो इसको क्या दे दे, इसमें नेमिंग कन्वेंशन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, अप्रूव दिया हुआ है ना। आप कुछ ले लीजिए, दिक्कत तो नहीं है, मगर थोड़ा ध्यान से देख के देखते हैं, डेमो ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेमो अंडरस्कोर COMP कर देते हैं, ठीक है, डेमो कंपोनेंट। अब इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि प्रॉपर्टी है तो कॉमा लगा के अब फिर लिखेंगे। अब यहां पर हमसे मांगता है टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब कि HTML का फाइल। अब दो बात है यहां पर, देखिए जैसे हम टेम्पलेट लिखेंगे तो 2 आएगा, पहला है टेम्पलेट और दूसरा है टेम्पलेट URL। अगर आप सेपरेट HTML का फाइल लिखे हैं तो आप कौन यूज करेंगे, टेम्पलेट URL, क्योंकि आपको उस फाइल का यहां पर लिंक देना पड़ेगा। आप सिर्फ टेम्पलेट लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप HTML यहीं पर लिखेंगे। देखिए वो दिखाते हैं, ऑलराइट। अब यहां पर टेम्पलेट लिखा, अब इसके अंदर जाके अपना HTML लिख दीजिए इस डबल कोट में। देखिए मैं दिखाता हूं, मैं लगाता हूं H1, लिखता हूं माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट कंपोनेंट हुआ। अब H1 को कर देंगे क्लोज। अब पूरा का पूरा HTML यहीं पर लिखा गया। अब इस कंपोनेंट को पहले यूज कर लेते हैं। अच्छा, इस कंपोनेंट को पहले app.module में जाकर के हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हम इसको इंपोर्ट किए ना कोर से, उसी तरह से हम इसको भी इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले इसको क्या करना होगा, हमको एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, कर दिया। अब देखिए app.component में आ जाइए, हमको इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है, किसको बताइए, किसको इंपोर्ट करेंगे, डेमो कंपोनेंट को जो अभी हम लोग बनाए। यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम, कहां से, डॉट, यहां पर लिख देते हैं कौन सा कंपोनेंट है,
डेमो कंपोनेंट आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ये लोकेशन आपको देना होगा डॉट डेमो ये वाला, या तो फिर आप जाके उस कंपोनेंट को लिख दीजिए, ऑटोमेटिक वो लोकेशन लेकर के आ जाएगा, है ना। तो अब ये कंपोनेंट तो यहां हो गया। अब देखिए इस मॉड्यूल में ध्यान रखना है, इस मॉड्यूल फाइल में डिक्लेरेशन करना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होता है कि ये मॉड्यूल कितना कंपोनेंट को चलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम डिक्लेरेशन में जाके देखिए ऐप कंपोनेंट पहले से बना होता है तो ऐप कंपोनेंट रजिस्टर है, दूसरा आपको रजिस्टर करना है तो आप यहां आके कॉमा लगा के रजिस्टर कर दीजिए। कंपोनेंट कहां लिखाता है, कंपोनेंट एक्चुअली इंपोर्ट होता है इसमें। जैसे कि देखिए, सॉरी कंपोनेंट बोल रहे हैं, मॉड्यूल की बात कर ले। ऐप राउटिंग मॉड्यूल तो देखो यहां पर करके आकर के है ना, ब्राउजर मॉड्यूल तो यहां पर रखा। तो मॉड्यूल जब हमको रजिस्टर करना होगा यहां आकर के मेन मॉड्यूल में, तो यहां पर आके करेंगे। बट फिलहाल अभी हमको क्या करना है, बोलिए फिलहाल क्या करना है, कंपोनेंट को यहां रजिस्टर करना है। तो डेमो कंपोनेंट लिख देंगे, हमारा काम हो गया। अब ये जो हमारा अभी देखिए उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अब ये हमारा कंपोनेंट क्या हुआ, अब जो डेमो कंपोनेंट है हमारा रेडी है क्या होने के लिए, इसमें सीएसएस नहीं है, कोई बात नहीं है, चलने के लिए तैयार है। तो डेमो कंपोनेंट को हम यहां से कॉपी करेंगे इस सिलेक्टर को, और कहां जाके रख देंगे, HTML पर। क्यों, क्योंकि यही जाके लोड हो रहा है उधर। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एज अ टैग उसको लगा देंगे, हो गया। अब हम इसमें क्या लिखे हैं STS में, HTML माय फर्स्ट कंपोनेंट। मेरा ख्याल है ये लोड भी हो चुका होगा, देखो CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। अगर चाहे तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टाइल। अभी क्या URL लिख ले कि स्टाइल ले, इसको बोला जाता है इनलाइन स्टाइल। अभी हम यहीं पर स्टाइल लिख देंगे, हम अलग से CSS का फाइल नहीं बनाएंगे। ठीक है, मन करेगा तो अलग से भी बनाएंगे, मना थोड़ी है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कर देते हैं, किसका कलर, H1 का कलर, इतना स्पीडे धर लेता है, जा गलती कर दी है ना, CSS ऐसे थोड़ी लिखाता है। इसका वो काम करते हैं, नखरा कहले है, इसको उतार देते हैं नीचे, इसको उतार देते हैं नीचे, हमारे नखरा कहले था। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं है, ज्यादा नखरा नहीं करिए सर, COLR और रेड हो गया। अब H1 का कलर कैसा हो जाना चाहिए, राइट, देख रहे हैं। तो ये हम लोग इनलाइन HTML भी लिख दिए और इनलाइन CSS भी लिख दिए। अब बताइए, तो कहेगा लोग कि ये तो जनाब ठीक था, आपने कहा सर ये अच्छी बात है कि वहीं पर लिख सकते थे, तो इतना तामझाम काहे करते हैं, अलग अलग HTML बना रहे हैं, अलग अलग CSS बना रहे हैं, क्यों? कहानी सुनिए, अगर यहीं पर सब लिख देंगे तो हर कंपोनेंट में एक एक सेक्शन में बहुत बहुत HTML होता है, बहुत बहुत CSS होता है, तो हो जाएगा खिचड़ी। तो हम लोग खिचड़ी बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम लोग खिचड़ी बनाने के लिए थोड़ी बैठे, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है ना। तो कहा कि ऐसा सोल्यूशन करते हैं, HTML का फाइल अलग लिख देते हैं, CSS का फाइल अलग लिख देते हैं, और उसको जस्ट क्या कर देंगे, लिंक दे देंगे, URL दे देंगे। ऐसा हम लोग कर रहे थे कि नहीं पहले? तो लोग को लगता है बाप रे एंगुलर में नया चीज आ गया, हमारा बुझाइए नहीं रहा है। अरे अनहरा सब, अरे ठीक से देख लो, सब वही है, शांति, पेशेंस। लोग को लगता है भारी भारी चीज है, बुझावे नहीं करेगा, कुछ भारी नहीं है, शांति से देखना है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत। स्टाइल डाल के कर दोगे तो काम, देखो जैसे मेरा HTML CSS काम कर रहा था वही से ही करेगा, नथिंग चेंज, याद रखना। हम लोग पहले कर रहे थे ना, HTML का फाइल अलग लिख रहे थे, CSS अलग लिख करके एक्सटर्नल CSS यूज करके यहाँ चपका देते थे हम लोग, है ना, लिंक टैग से। सेम वहां पर यहाँ पर क्या करेगा, स्टाइल URL करेगा, अलग CSS का फाइल लिख दो चिपका दो, अलग HTML का फाइल लिख दो चिपका दो, है ना। तो अभी हम लोग अब यहां पर देखो मैनुअली बनाएंगे, अब हम लोग न्यू फाइल लेंगे, डेमो, ध्यान देना, डेमो कंपोनेंट डॉट क्या, HTML बना लेते पहले, बन गया HTML। अब देखो ये तो देख लिए ना, अब TS में आएंगे और क्या कहेंगे, सर आप जो ये यूज कर रहे हैं ना, आप क्या कर लीजिए, जरा हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, टेम्पलेट URL यूज कर लीजिए,
ठीक है, उसके बाद इसको क्या कह दीजिए कि किस में डॉट, कौन सा यूज करना होगा, डॉट डेमो है, और क्या कर देना होगा, डेमो डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। कुछ गलती हो गया है, ठीक है, दिया क्यों नहीं, लोकेशन का गलती होगा, मे भी देख लेते हैं इसका लोकेशन कैसे है। ठीक है, मिस्टेकन, तो इसको इस तरह से करेंगे, 1 मिनट जस्ट, ये लाइन नहीं देने की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा हो गया है, हो गया, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया था। यहां पर देखिए सेम तरीका है, ये डॉट लगा के ऐप कंपोनेंट टीएस, तो हम लोग क्या कर दिए, डेमो डॉट लगा के डेमो कंपोनेंट डॉट टीएस। अब उसी तरह से स्टाइल का भी करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल का कैसे करेंगे, इसका भी हम लोग स्टाइल का यूआरएल लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले तो हम लोग बनाएंगे स्टाइल का फाइल, एक्सटर्नल फाइल बना के लिंक खाली करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे थे वैसे ही यहां पर यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डेमो डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस, हो गया, हमारा सीएसएस का भी फाइल बन गया। क्या करेंगे, किधर जाएंगे, टीएस में जाएंगे, लिंक कर देंगे, क्या लिखेंगे, स्टाइल यूआरएल और क्या, लोकेशन। तो लोकेशन में कैसे, डॉट डेमो डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस किए है ना, हो गया, काम खत्म। अब इसमें जो सीएसएस लिखेंगे, इसमें जो एचटीएमएल लिखेंगे और इसमें जो सीएसएस लिखेंगे, वो कौन टीएस यूज करेगा, ये टीएस यूज करेगा, है ना। अब कुछ लिखते हैं, अभी देखिए, अब वो ब्लैंक हो गया होगा, कहानी खत्म। अब यहां पर यूज करेंगे एचटीएमएल, बोलेंगे हेलो 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 मेरा प्यारा सा कंपोनेंट। देखते हैं, एचटीएमएल तो लिख दिया, देखते हैं रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, दिख रहा है, यानी हम सक्सेसफुली क्या कर लिए हैं, लिंक कर लिए हैं। कोई इशू, ये इसका है ना, ये मेन का है, ये इसका है, ये टीएस फाइल से ला रहा है, ये टीएस फाइल से ये नेम लेकर के जा रहा है। यहां पर ये इंटरपोलेशन यूज किया हुआ है, इंटरपोलेशन आज नहीं बताएंगे, कल डिस्कशन करेंगे इंटरपोलेशन के बारे में, ठीक है ना। अब इसके ऊपर में सीएसएस जो हमको लिखना है, अब इसके बारे में जो सीएसएस हमको लिखना है वो अभी थोड़ा कर लेते हैं। एक H1 को टारगेट करेंगे, ऐसे ही ना लिखते थे एक्सटर्नल सीएसएस, याद है कि भूल गया, अभी थोड़ा दिन पहले सीएसएस पढ़ा है। और ऑनलाइन में जो भाई दोस्त देख रहे हैं, उनको अगर लग रहा है कि सीएसएस हमको चाहिए, तो मेरा प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, देख सकते हैं जाके, सीएसएस भी का भी है, एचटीएमएल का भी है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, किसको हम लोग टारगेट किए, H1 को, क्या देंगे, कलर क्या दे देंगे, रेड। देखिए कोई दिक्कत, खूबसूरत। तो हमने कंपोनेंट बनाया मैन्युअली, और हमने एक भी बात कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं छोड़ा, है ना। अब देखिए CLI के कमांड से बनाएंगे। ये ऐसा हमने क्यों किया, ताकि आपको बारीकी समझ में आ जाए। मगर क्या बताइए, हर बार कंपोनेंट बनाने के लिए ऐसे करेंगे, नहीं। हमारा दादाजी खड़ाव पहनते थे, धोती पहनते थे, तो हम खड़ाव धोती पहनेंगे। जमाना बदला है, काम स्पीड में होना चाहिए, तो इसीलिए हम CLI का यूज करेंगे। CLI क्यों दिया गया है, ताकि जल्दी में काम हो सके। ऑटोमेटिक सारा फाइल आपको बना करके दे देगा, आपको क्या देना है, सिर्फ कंपोनेंट का नाम देना है, बस। देखिए कैसे, मान के चलिए कि हमको हेडर कंपोनेंट बनाना है, चलेंगे किसमें, टर्मिनल में। बाबू, दो चीज से दोस्ती कर लीजिए, एंगुलर से अगर दोस्ती करना है तो पहला है टर्मिनल और दूसरा है कंसोल। कंसोल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कंसोल क्या है, बट आज टर्मिनल हम बार बार बता रहे हैं। तो जो लोग डॉस से भागा है बाबू फंडामेंटल में, तो समस्या तो होगा, मगर कोई बात नहीं है, हम लोग समस्या को समाधान करने के लिए ही बैठे हुए हैं, करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप लोग बारीकी से प्रोजेक्ट को करें और जल्दीबाजी में उसको फिनिश करें, ठीक है ना। इसीलिए
जल्दीबाजी में सीखिए और उसको टारगेट में लाइए। ठीक है, चलिए तो आएंगे कहां, टर्मिनल पर। कहां आएंगे, टर्मिनल पर। कहेंगे क्या, एनजी तो अपना होगा ही होगा एंगुलर का। उसके बाद कहेंगे कि जी जेनरेट, आप पूरा का पूरा जेनरेट भी लिख सकते हैं, जेनरेट। और सी मतलब कंपोनेंट, आप पूरा का पूरा कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, मगर कौन उतना टाइप करेगा बिना मतलब, तो जीसी लिखेंगे। एनजी जी, एनजी स्पेस जी, एनजी स्पेस सी। जी मतलब जेनरेट, सी मतलब कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम। जितना देर हम लोग लगा है बनाने में, सेकंडों में बना के दे देगा हमको। अब क्या देंगे, हेडर, इंटर मार देंगे। देखिएगा ये हमारे लिए बना रहा है, काम कर रहा है हमारे लिए। आप अब अगर चेक करें तो यहां पर देखेंगे कि डेमो के जस्ट नीचे एक हेडर बन गया है। देखिए सीएसएस भी बना के लाया है, एचटीएमएल भी बना करके लाया है। ये टीएस जो है ये एक्चुअली टेस्टिंग के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, कोई काम नहीं अभी हमारा इसका। और ये टीएस बन गया है, तो टीएस में देखिए सेम वही चीज है, देख लेंगे। ऑटोमेटिक सारा चीज दिया है, ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग, ऑटोमेटिक सारा चीज दिया है। आपको इंपोर्ट करके लाके दे दिया, आपको डेकोरेटर दे दिया, यानी कि मेटा डेटा बना दिया, आपको क्लास बना के एक्सपोर्ट कर दिया। और खूबसूरत बात, सिलेक्टर भी बना दिया है हेडर। और खूबसूरत बात, ऑटोमेटिक जाके मॉड्यूल में रजिस्टर भी कर दिया। यानी एंगुलर हमारे काम को आसान करता है। दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग एंगुलर फॉर द आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। बात समझ में आ रहा है, सारे काम को ये ऑटोमेटिक करके देता है, हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है ये, है ना। कहानी खत्म। अब हम इस कंपोनेंट को सिर्फ क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यूज करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी कहां जा देंगे, दे देंगे मेन जो हमारा है अभी फिलहाल उसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, और इसको जस्ट इसके नीचे रख देंगे। हो टैग की तरह से रखते हैं, ठीक है ना। उसमें भी वही बन गया। ओ कॉपी सही से नहीं हुआ, भारी जुलूम, ठीक है ना। तो हेडर को फिर से कॉपी करेंगे टीएस में से, टाइप हेडर। सिलेक्टर सही से कॉपी नहीं हुआ तो फिर से सिलेक्टर को कॉपी करेंगे, और उसके एचटीएमएल में जो रखा हुआ होगा वो चलेगा, ठीक है। सीएसएस तो ब्लैंक है। अच्छा देख पा रहे होंगे हेडर वर्क्स, जूम कर दे, हेडर वर्क्स देख रहे हैं। अब इसके हेडर के एचटीएमएल में आ जाइए, देखिए देखिए हेडर वर्क्स लिखा हुआ है, जूम कर दे थोड़ा मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी, मजा आ रहा है, अरे हाँ या ना, हाँ एनर्जी में बोलो यार। चलिए तो मेरा ख्याल है कि कंपोनेंट को समझ चुके हैं आप लोग। जाइए एक कंपोनेंट क्रिएट करिए, और एक मेन पेज तो है ही, उसके साथ में क्या करिए कि हेडर का कंपोनेंट बनाइए, फुटर का कंपोनेंट बनाइए, मेनू का कंपोनेंट बनाइए, स्लाइडर का कंपोनेंट बनाइए, और उन सब में HTML CSS डाल करके और उसको चला करके कल दिखाइए। ऑलराइट, कोई इशू, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी का बात कल देखेंगे हम लोग कि कैसे करेंगे, है ना। अभी आप तो HTML CSS लिख सकते हैं, उस सेलेक्टर का मतलब कि कंपोनेंट का यूज करना भी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी बनाइए, इसको डालिए, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके, धन्यवाद।